नमस्कार, मैं सुशील पाल और एनपीटीवी इंडिया के खास चुनावी कार्यक्रम राजस्थान संवाद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अजमेर की उस सीट के प्रमुख दावेदार और विधायक जो अभी हैं वासुदेव देवनानी, उनसे बातचीत करने वाले हैं जिनके खिलाफ अभी इस वक्त अजमेर शहर के अंदर बड़ा माहौल इस बात को लेकर चल रहा है कि परिवर्तन का जिक्र किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और ऐसी ही मांग परिवर्तन की पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि राजस्थान की जनता एक बड़ा परिवर्तन प्रदेश के अंदर चाहती है। आज उनसे बातचीत करेंगे और उस बातचीत के साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन 5 सालों के अंदर विधायक वासुदेव देवनानी ने क्या क्या काम पूरे कर लिए हैं। लेकिन उससे पहले देखिए एनपीटीवी इंडिया की अजमेर उत्तर विधानसभा की ये खास रिपोर्ट। आज बात अजमेर उत्तर विधानसभा सीट की। ये क्षेत्र विगत 20 सालों से भाजपा के कब्जे में है। भाजपा नेता वासुदेव देवनानी लगातार चौथी बार यहां से विधायक हैं और अब देवनानी 5वीं बार भी किस्मत आजमाने को तैयार है। इधर अजमेर उत्तर सीट पर कांग्रेस भी कब्जा जमाने की फिराक में है, लेकिन गुटबाजी से कांग्रेस पार नहीं पा रही है। विगत 5 वर्षों की बात करें तो अजमेर उत्तर का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन ये विकास मौजूदा विधायक के खाते में ना जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खाते में जाता दिखाई देता है। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से क्षेत्र में विकास कार्य हुए। इनमें एलिवेटेड ब्रिज, पाथवे, 7 वंडर शामिल है। इसके अलावा पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, मुख्य सड़क को लेकर भी विकास हुए हैं। वैसे तो अजमेर शहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ रहा है। ऐसे में अजमेर शहर की उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की सीटों में टिकट से लेकर चुनाव लड़वाने तक आरएसएस की सक्रियता काफी रहती है, या यूं कहें कि शहर की दोनों सीटें आरएसएस का कोटा मानी जाती है तो गलत नहीं होगा। वर्तमान में अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी आरएसएस के चहेते हैं। माना जाता है कि देवनानी का टिकट बीजेपी कार्यालय से नहीं बल्कि नागपुर में संघ मुख्यालय से आता है। देवनानी लगातार 20 वर्षों से क्षेत्र में विधायक हैं। क्षेत्र में देवनानी की सक्रियता इतनी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहना ही उनकी ताकत बन चुकी है, और यही वजह है कि देवनानी इस बार भी अपने टिकट को लेकर आश्वस्त है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र सिंधी बाहुल्य भी है और विधायक वासुदेव देवनानी सिंधी समाज से ही आते हैं। ऐसे में अजमेर उत्तर के बारे में एक मिथक बन गया है कि ये सिंधी सीट है। कांग्रेस ने पिछले 15 वर्षों से गैर सिंधी को टिकट देकर देख लिया है, लेकिन यहाँ देवनानी 4 बार से अपनी जीत बरकरार रखे हुए हैं। 20 सालों से देवनानी अजमेर उत्तर से विधायक हैं। ऐसे में सिंधी सीट होने के मिथक को और बल मिला है। दरअसल देवनानी से पहले भी सीट से सिंधी समाज से कांग्रेस के टिकट पर किशन मोटवानी 3 बार, बीजेपी से भगवान दास शास्त्री, कांग्रेस से 1 बार नानकराम जगत राय और बीजेपी से हरीश झामनानी 1 बार चुनाव जीत चुके हैं। प्रदेश में 20 सालों में 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन अजमेर उत्तर की सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा। क्षेत्र की जनता का झुकाव बीजेपी की ओर रहा है। दरअसल अजमेर उत्तर में मतदाता का अटैचमेंट पार्टी से है। बीजेपी के हिंदूवादी विचारधारा का वोटर पर ज़्यादा प्रभाव यहाँ देखा गया है। हिंदूवादी कई संगठन भी क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से हिंदूवादी विचारधारा को पोषित करते रहते हैं। इसका प्रभाव चुनाव में भी देखने को मिलता है और हिंदू मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की ओर रहता है, जबकि कांग्रेस हमेशा से गुटबाजी में ही उलझ कर रह जाती है। जातिगत समीकरण की बात करें तो अजमेर उत्तर में 2,05,833 मतदाता हैं। इनमें 1,03,512 पुरुष और 1,02,321 महिलाएं मतदाता शामिल हैं। राजनीतिक पार्टियां खासकर भाजपा इस सीट को सिंधी बाहुल्य मानती आई है। ये रिपोर्ट आपने देखी अजमेर उत्तर विधानसभा की, और अब हमारे साथ राजस्थान संवाद कार्यक्रम में बातचीत के लिए मौजूद हैं अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान संवाद में आपका। तो सवालों की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला ही मेरा सवाल सीधा सीधा है कि परिवर्तन यात्रा राजस्थान में बीजेपी निकाल रही है। क्या परिवर्तन राजस्थान में होने वाला है, और इस परिवर्तन यात्रा के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है? किस तरीके का माहौल अजमेर उत्तर की सीट पर है और पूरे राजस्थान के अंदर है? तो देश भर में 2 प्रकार की सरकारें हैं। एक तो है केंद्र की सरकार, जो वास्तव में महिलाओं के लिए भ्रष्टाचार समाप्त करने के जनधन के 47 करोड़ नए खाते खोले, नए इस प्रकार के जन उपयोगी जो अंत्योदय तक नीचे के लोग हैं उनके लिए कार्यक्रम किए,
और भारत का विश्व के अंदर परचम फहरे, इस दृष्टि से हर क्षेत्र में अभी चंद्रयान का अपने देखा, उदयन का चल रहा है, G20 का अभी अभी सम्मेलन समाप्त हुए हैं। इस प्रकार के भारत जो शायद पिछले शासन तक 2014 से पहले हमको विश्व में कोई स्थान नहीं देता था, आज विश्व में भारत का परचम फहरा है और यहाँ तक के सारे विश्व के लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। दूसरी ओर राजस्थान की सरकार है, जहाँ पर सिवाय कुशासन के अलावा कुछ दे नहीं रहे। आपसी लड़ाई में ऐसी शायद भारत में, मैं सुना विश्व में कोई राज्य सरकार नहीं होगी जो 57 दिन तक बाड़ेबंदी में रही हो और कहीं अपने लोगों पे विश्वास नहीं हो। और वर्तमान में तो जिसके मंत्री धरने पे बैठ रहे हो, विधायक आवाज़ उठा रहे हो, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे और चारों ओर केवल घोषणावीर घोषणा करते जा रहे हो और धरातल पर कुछ भी नहीं दिखे। तो दो सरकारों को देखते हुए लगता है कि राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बने, जिसके कारण से बीजेपी की सरकार राजस्थान में बने तो उसमें परिवर्तन आए। इस दृष्टि से हमने राजस्थान में 4 स्थानों से ये परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ की हैं। जो हमारे अजमेर के परिवार यात्रा कल आई थी वो रामदेवरा से शुरू हुई, वहाँ से जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और पाली होते हुए ब्यावर आई, ब्यावर से अजमेर ज़िले में एंटर हुई और लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग इनके सभाओं में उपस्थित हुए और 80 स्थानों पर लगभग स्वागत कार्यक्रम हुए। तो लगता है जनता की भावनाओं को देखते लगता है कि आज युवा भी आकर्षित हो रहा है, क्यों पेपर लीक जैसे विषयों से वो परेशान है। क्योंकि घोषणावीर मैंने इसलिए कहा कि पिछले 5 बजट जब मैं विधानसभा में रहा हूँ, 2.25 लाख इन्होंने नौकरियों की घोषणा की और आज तक केवल 50,000 को ही नौकरियाँ दे पाए। बेरोजगारी भत्ते में यदि बात की जाए तो 27 लाख आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नाम है, उसमें से केवल 2 लाख समथिंग को ये बेरोजगारी भत्ता दे पाए। नौकरियां नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और साथ में युवाओं को जो अपेक्षा होती है कि हमारे कहीं ना कहीं बात सुनी जाएगी, यहाँ तक उनका लोकतांत्रिक अधिकार था छात्र संघ चुनाव, उसका भी गला घोंट दिया, तो उसका आक्रोश है। और बात करूँ कानून व्यवस्था की तो मैं समझता हूँ रोज़ शायद सुबह समाचार पत्र खोलते ही आज यहाँ पे डकैती हुई, आज यहाँ पर गोली चली, यहाँ पे गैंगवार हुआ, आज यहाँ पे चोरियाँ हुई से लेकर के महिलाओं के उत्पीड़न से लेकर के सारे दृश्य सामने आता है। भ्रष्टाचार की बात करें तो शायद कोई दिन नहीं होगा एसीबी जहाँ नहीं पहुँची हो। एक और कहते हैं भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। और कल ही जो BL सोनी अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए, उनका एक स्टेटमेंट है कि साहब हम फंसाते तो हैं, छोटी मछली फंसती है तो कोई कुछ नहीं कहता, बड़ी मछली फंसती है तो सारी सरकार हिल जाती है और हमको अभियान की स्वीकृति भी नहीं देती। 543 के आसपास जो पिछले महीने तक की इन्होंने ACB ने छापे किए, उसमें से केवल 13 अभियान स्वीकृति हुई है। इसका मतलब सरकार भ्रष्टाचार रोकने की गंभीर नहीं है। हर आदमी को पैसे देने पड़ते हैं, तो भ्रष्टाचार अपनी जगह, तो आम जन त्रस्त है। और इसमें त्रस्त की 2 बड़ी बातें कहूँ तो शायद बिजली में मुझे ध्यान है कि उन्होंने कहा था कि हमारा जो घोषणा पत्र है वह हमारे लिए बाइबल है। हालांकि ये नहीं कहा गीता है, बाइबल से उनको प्रेम है इसलिए उन्हें बाइबल कहा। तो बाइबल के बाद भी उसको वो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसमें था कि बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे और लगातार हम देख रहे हैं कि बिजली के बिल भी दुगने तिगुने चौगुने आने लग गए। और अभी तो 100 यूनिट 200 यूनिट माफ़ी की बात चली, लेकिन अभी जो बिजली के बिल लोगों के आए, बिजली वाले सब त्रस्त हैं, किसान त्रस्त है। तो ऐसा कोई ऐसा राजस्थान का वर्ग नहीं है, इसलिए परिवर्तन आवश्यक है। वह पूरे 5 साल इन्होंने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए और सचिन को कैसे निपटाया जाए इसमें इन्होंने व्यतीत किए। और आज IAS अफसर खुलेआम परेशान से होते हैं, नीचे के अधिकारी उनकी नहीं सुनते। मैं केवल अजमेर की एक ही घटना का जिक्र करूंगा। ब्यूरोक्रेट्स मतलब आप कह रहे हैं कि हावी है गहलोत सरकार, ब्यूरोक्रेट्स हावी स्वतंत्र हैं और ब्यूरोक्रेट्स पे दबाव है कि हमारे MLAs का अब कहना मानो तो MLAs की जायज नाजायज जो कांग्रेस MLA के उनकी बातें वो मान रहे हैं, जिसके कारण से प्रशासन बिल्कुल अपने आप को अबला की तरह समझ रहा है कि हमारी चलती नहीं। मैं कहूँगा हमारे सीवरेज को लेकर के मेरे सामने कलेक्टर ने साहू को बुरी तरह डांटा कि तेरे को सस्पेंड कर दूंगा, तो ही उसके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। मैंने PhD में एक इंजीनियर के
बहुत प्रयास करके ट्रांसफ़र कराया, 5 दिन के अंदर वापस आया। तो जो अधिकारी कांग्रेस के मंत्रियों या इनसे सेटिंग करके ये आते हैं, वो स्थानीय प्रशासन का सुनते ही नहीं है। तो नाम हमारा प्रशासन नाम की कोई चीज़ बची नहीं, इसलिए जनता परेशान है। मैं समझ, इसलिए परिवर्तन जनता राजस्थान में चाह रही है, और राजस्थान में आएगा तो पूरे राज्य के सब जिलों में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन व्यक्ति नहीं, परिवर्तन व्यवस्था की है, परिवर्तन सत्ता की है। परिवर्तन और युवाओं की जब बात हो रही है तो आपके क्षेत्र के अंदर और बीजेपी के अंदर इस वक्त जो सर्वे चल रहे हैं और जो पार्टी सोच रही है, तो बड़ा उम्मीद युवाओं को इस बार ये लगा हुआ है कि युवाओं को इस बार मौका मिलेगा विधानसभा पहुंचने का। आपकी सीट पर भी परिवर्तन की बात चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? युवा वर्ग को मौका प्रदेश में वाकई बीजेपी देने वाली है क्या? भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी है, हमेशा युवाओं को प्रमुखता देती आए हैं, और लगभग 50% सीटें प्रति चुनाव में, आप उदाहरण देख लें, 54%, 55%, 53% सीटों में परिवर्तन होता है, उसमें युवा भी आते हैं। लेकिन युवाओं के साथ अनुभवी व्यक्ति भी चाहिए। आज हमारा गुलाब चंद कटारिया जी 45 साल से उन्होंने आगे कमान संभाली और आगे रहे। राजेंद्र राठौड़ को 35 साल से वह लगातार विधायक हैं और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। कालीचरण सराफ, ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जो करें। तो पार्टी को युवाओं के साथ साथ अनुभवी भी चाहिए। और लोग कहते हैं कई बार 20 साल, और कोई नौकरी 20 साल में छोड़ देता है क्या? 35 साल क्यों करते हो भाई? पार्षद भी खुद, कई लोग जो मांग कर रहे हैं वो खुद 3-3 बार 4-4 बार के पार्षद ही हैं, तो खुद एक के बाद क्यों नहीं परिवर्तन करते? इसलिए परिवर्तन का अर्थ है व्यवस्था का परिवर्तन। व्यवस्था का मतलब जो कुछ कमियां हैं उसको ठीक करने का परिवर्तन, व्यक्ति नहीं। यदि कोई युवा भी है, वह अपने फील्ड से काम करता करता आगे आए और जनता के बीच में काम करे, तो पार्टी निश्चित रूप से उधर ध्यान देती है। हम पार्षद भी तो कई बार चेंज करते हैं, और विधायक भी कई जगह हम चेंज करते आए हैं, लेकिन कोई अमुक को चेंज करो, अमुक को न करो, मैं समझता हूँ ऐसा कोई पार्टी का चिंतन नहीं है। पार्टी का चिंतन स्पष्ट है, जो जीत सकता है वह करेंगे, जो संगठन पे समर्पित है उसको आगे बढ़ाएंगे, और साथ में जिसकी भाषा छिछोरेपन की नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने का जिसमें मादा है, उसको लेकर के चलेंगे। पढ़ा लिखा है, अनुभवी है, कुछ विजन रखता है, और जो जनता के लिए सरल सहज उपलब्ध है, जो किसी प्रकार के बाकी धंधे करके कोई पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आ रहा है, वह भी ध्यान रखा जाता है। और पार्टी के प्रति, जनता के प्रति कितने घंटे देता है, कितना कमिटमेंट है, ऐसे कई पार्षद होता है ना। नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन साधारणतया जो किसी जनप्रतिनिधि का होता है, नंबर 1 होता है सरल सहज और सुलभ उपलब्ध हो। नंबर 2 होता है उसके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठी हो। ये सबसे बड़ा दाव होता है। आजकल तो छोटा बनते ही तुरंत कई प्रकार की बातें आती हैं, जिसको मैं साधारणतः आपके चैनल के सामने बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कि हमें मर्यादाएं हैं, लेकिन उस प्रकार की बातें आ जाती हैं। इसलिए आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे 20 साल में कोई मेरे ऊपर अंगुली पैसे के विषय पे नहीं उठा सकता। जबकि शिक्षा जैसा विभाग, जिसमें काजल की कोठरी कहते हैं, उसमें से निकला हूँ, और साथ में 12 घंटे 14 घंटे जनता के लिए सदैव उपलब्ध रहता हूँ, हर एक दुख सुख में उपलब्ध रहता हूँ। उस समय समझता हूँ उनकी, हालांकि राजनीति में जो भी आता है कुछ ना कुछ प्राप्त करने की आशा है, आकांक्षा रखना, अपनी बात रखना, मांगना, ये मतलब ऐसे मांग रहे हैं, अच्छे पार्टी विचार करेगी। आपके क्षेत्र में और अजमेर को एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया स्मार्ट सिटी के नाम पर। स्मार्ट सिटी का बहुत काम आपके क्षेत्र में भी हुआ, लेकिन क्या जिस मंशा के साथ जिन कामों को आप यहाँ पर उतारना चाहते थे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, क्या वो उतर गए हैं या उसके अंदर भी कहीं राजनीति होने लगी? अब जब हमारा शासन था उस समय इसकी स्वीकृति हुई, हमें बड़ी आशाएं जगी कि स्मार्ट सिटी, शायद अजमेर में हमारे मोदी जी ने सबसे पहले अमेरिका में 2 ही सिटी की घोषणा की थी, उसमें से एक अजमेर था, एक वाराणसी था। तो बड़ी प्रसन्नता थी। हमने कोई योजनाएं भी बनाई, जैसे उस समय योजनाओं में मैंने कहा कि यहाँ पे अन्ना सागर झील है, कचरा पात्र बनी हुई है, इसके चारों मेरी कल्पना थी कि फतेह सागर जो उदयपुर का है या कर्णावती जो अहमदाबाद का है, उस तरह एक अच्छा पाथे बने जनता के लिए, अजमेर के कोई ऐसी सौगात मिले तब लोग आते जाते हुए टूरिस्ट घूम सकें। और दूसरा मैंने प्रयोग किया कि एलिवेटेड रोड, और ट्रैफिक बढ़ गया है उसके लिए बने। साथ में उद्यान की हालत बुरी थी, और कुछ योजनाएं हमने और दी। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गई, उसी तरह उस समय ही इन्होंने हम जनप्रतिनिधियों को उस स्मार्ट सिटी की योजना से दूर कर दिया, माइनस कर दिया, और जिसके कारण से केवल अफसर उसके ऊपर हावी रहे, और अफसरों का काम केवल खुलेआम
पैसे लूटने के रहा, इसलिए उन्होंने 2 योजनाएं तो स्वीकृत की, लेकिन उस योजनाओं को अलग उसमें संशोधन करते हुए, मैनिपुलेशन करते हुए काफ़ी उसमें गड़बड़ी की, जिसके कारण से जिस रूप में फ़ायदा मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। यदि अन्ना सागर की चर्चा करूं तो कैचमेंट एरिया, ये मिली भगत से भ्रष्टाचार के कारण उसको छोटा करना, और उसका मैंने विरोध भी किया। पाथवे के सामने एक बार तो मैंने धरने तक की भी नौबत दी, इंजीनियर्स को वहाँ बुलाया और जब भी कभी पत्र भी लिखे, और उसके बाद भी इनके जो नहीं रहेंगी। 7 वंडर्स था ही नहीं उसमें, जो हमने स्मार्ट सिटी का एक कल्पना की थी। पता नहीं 7 वंडर में किन किन के बूथ लगाए हैं, यानी समझ में नहीं आता कौन से वंडर्स हैं, लेकिन होना चाहिए तो अजमेर में के हिसाब से कोई लगाते, वह नहीं लगाया। एलिवेटर रोड में कुछ खामियां छोड़ी, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये 2 सौगातें तो अजमेर को है। नहीं तो आज अन्ना सागर झील के चारों ओर, इसको बिल्कुल मैं नकारता नहीं कि गलत हुआ, मतलब ठीक उसमें संशोधन हुए, गलत संशोधन हुए, लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। जैसे मैंने प्रपोज किया था, अजमेर यूँ कटोरी की तरह बना हुआ है, उसे पानी पहाड़ों से आता है, तो ड्रेनेज सिस्टम जब तक यहाँ का ठीक नहीं होगा तब तक यहाँ पर सारी पानी कॉलोनी में भरेगा। इसके में 50 करोड़ चाहिए थे, लेकिन इन कलेक्टरों ने उस 50 करोड़ भी उसके लिए नहीं रखे। स्मार्ट सिटी में कल्पना थी कि अजमेर को हम 24 घंटे में पानी देंगे, जिसके लिए आज भी जनता त्रस्त है। जबकि 18 में हमने प्रयत्न किया था, बीसलपुर खाली था, फिर भी आज जाम जन दावे के साथ कह रहा है कि उस समय हम 48 घंटे में पानी बराबर लोगों को दे रहे थे। पानी उतना ही है, जनता उतनी है। आज क्या नौबत आ गई कि आज पानी 72 घंटे 96 घंटे में दे रहे हो, जब उस दौरान हमने काफ़ी पाइपलाइन में लड़ा, एक दिन का स्टोरेज भी टंका हमने बनवाया, सारी एक पाइपलाइन ही बनाई। मैंने विधानसभा में मांग की थी कि हमारी एक पाइपलाइन, तो सामालाल जी के समय हमने स्टील की पाइपलाइन लगा दी, दूसरी पाइपलाइन का 2021 में टर्म ख़त्म थी। हमने कहा इसको भी स्टील पाइपलाइन में कन्वर्ट करो, वो आज तक नहीं हुई। इसके कारण से पाइपलाइन टूट रही है, तो वो रोज़ शटडाउन और रोज़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। दूसरे इसके साथ पानी के साथ बिजली की ट्रिपिंग है। टोटल राजस्थान में 148 जीएसएस सेंक्शन है, जिसमें अजमेर भी उसका काफ़ी पार्ट है। आज तक केवल 40 जीएसएस बने पिछले 4.5 साल के अंदर। तो सरकारी कार्यकुशल, इसलिए पानी के बराबर बिजली की ट्रिपिंग हो रही है, पानी पंप में नहीं चढ़ता। तो इसके कारण से अजमेर की जनता इन प्रशासन की कारगुजारियों और ऊपर के मंत्रियों की ना देखी, या मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार, जो भी उनके आपस में संबंध है, इसके कारण से आज भी अजमेर की जनता प्यासी है। और आरोप लगाया जाता है कि साहब विधायक 20 साल के इसलिए पानी नहीं है। स्पष्ट करना चाहता हूँ, 18 में भी तो मैं विधायक था, उस समय पानी कैसे दे मिल रहा था? यानी आज भी विधायक तो 18 में भी था, 18 में तो 13 में भी था, तो उस समय तो ये बातें नहीं थी। आज नहीं, केवल चूँकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है और उसका डोर डोना तब सब पानी। अरे भाई, तुम्हारी भी तो 10 साल सरकार रही है, तुमने अजमेर के लिए 1 पैसा खर्च किया? तो दावे के सकता हूँ कोई कांग्रेस में बैठे कि आपने अजमेर के लिए क्या दिया? तो 1 पैसा दिया नहीं, कोई पानी की सोचना नहीं। इवन हमारे समय हमने ब्राह्मी नदी का पानी बीसलपुर में डालने की सारी योजना बनाई थी, उसमें 6000 करोड़ था, उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी आज बीसलपुर में यदि पानी निरंतर आता रहे, लेकिन बीसलपुर के पानी से भी ज़्यादा मेरा मानना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैंने इसके लिए रिटायर्ड इंजीनियर्स जो उस समय थे उनको बुलाया, फिर वर्तमान को बुलाया, फिर दोनों को साथ बैठाया, फिर कलेक्टर के साथ बैठाया। उसका मानना है 30% लीकेज है। ये काम इंजीनियर करेगा या विधायक करेगा? 30% दे रहा लीकेजेस। उसके अलावा बड़ी प्रॉब्लम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। आज एक एरिया में तो आप 24 घंटे में पानी दे रहे हो और दूसरे एरिया में 72 घंटे दे रहे हो। उसके लिए फिर मैंने इनको समझाया कि आप बल्क मीटर्स लगाओ, जिसका आप शायद टेंडर होने जा रहे हैं। बल्क मीटर से मालूम पड़ता है कि अमुक जोन में कितना पानी गया, उसके अनुसार जनता जान जाए कि मेरे जोन में इतने पानी की आवश्यकता है, इतना सोना है। तो मैं प्रयत्न तो लगातार कर रहा हूँ। फिर हैंडपम्प की आई तो हैंडपम्प भी लगभग 200-250 हैंडपम्प भी मेरे क्षेत्र में मैंने खुदवाए, कुछ नलकूप खुदवाए। नलकूप की योजना 10 नलकूप विधानसभा में घोषणा हुई, बना के दे दिया, आज तक उसकी सैंक्शन नहीं निकली। फिर मजबूर होकर के हम केंद्र सरकार के पास गए। 186 करोड़ की अमृत 2 योजना स्वीकृत हुई, आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी है, यानी उसकी डीपीआर बन रही है। यानी योजनाओं को 2-2 साल आप डीपीआर बनाओगे तो कैसे इंप्लीमेंट होगी? फिर मैं इनके साथ अप्रैल में बैठा कि साहब नलकूप फाई सागर में आप 14 नलकूप बना के, इन्होंने वायदा किया 31 मई को उनको कमीशन कर देंगे, जिसके कारण से 5 MLD पानी बढ़ेगा जो उस एरिया का। आज तक वो कमीशन नहीं हुए। यानी इस प्रकार का दृश्य, ये निश्चित रूप से सरकार, मैं किसी पार्टी का, सरकार का ढांचा इसके लिए है और जनता बेचारी
त्रस्त हो रही है। हम जनता के साथ खड़े हैं और कई बार मटके फोड़ दिए, धरने दे दिए, प्रदर्शन कर लिए, तो भी कान पे जूं रेंग नहीं रही। और एक अफसर जैसे मैंने कहा कि उसका तो ट्रांसफ़र भी हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में वही आकर के अपनी सीट पर विराजमान। तो विधायक क्या करे भाई? लेकिन विधायक अपनी ओर से पूरी विश्वास दिलाता हूँ, हमारी सरकार आते ही हम 18 से भी बेटर स्थिति में जनता को पानी उपलब्ध कराएंगे। चलिए, राजस्थान संवाद में अब अपने सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अजमेर शहर के जो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं उस और हम चलते हैं और उनके सवालों को लेते हैं। सर साहब, जैसा नाम आपका वैसा स्वभाव है, वासुदेव कुटुंब के को आप मानते हैं, सरल हैं, सब लोगों से मिलते हैं। इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि आपकी जीत का कारण जो है वो सिंधी वोट बैंक है अजमेर उत्तर में। अगर ये जो कहा जाता है सही नहीं है तो क्या बीजेपी गैर सिंधी प्रत्याशी को उतारती है तो वो जीत सकता है? बीजेपी के अंदर न सिंधी है न नॉन सिंधी है। बीजेपी के अंदर बीजेपी का कार्यकर्ता है, क्योंकि कई सीटों का एक अपना अपना संकलन होता है। जिस गुलाब जी जैसे मैंने कहा कि उदयपुर से 9वीं बार चुनाव जीते, तो कोई जैन समाज के हिसाब से नहीं, वहाँ के उनके कार्य, उनके शैली और उनके हिसाब से संगठन के यहाँ से हुए। और राजेंद्र राठौर की राजपूत सीट नहीं है, लेकिन अजमेर में चूँकि पहले से 52 से लेकर के चल रहा है, तो मैं सिंधी हूँ, सिंधी होने का मुझे गर्व भी है। लेकिन मैं सिंधी के साथ साथ सारे समाजों को साथ लेकर के चलता हूँ। आज जैन समाज के उस दिन यात्रा थी, मैं भी उनके साधुओं के साथ नंगे पाँव चल रहा था। वैश्यों का निकल रहा, झूलेलाल जयंती निकल रही, मैं सारे समाजों के साथ लेकर के मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नाते विश्वास करते हैं। तो ये केवल एक तकनीकी, यानी किसी कहीं पूरे 200 सीटें हर समाज के लोग यदि हर सीट पर करेंगे तो 200 के 200 किसी एक को तो दे नहीं सकते। कहीं कौन एडजस्ट होगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कैसे होगा, उस हिसाब से होता है। तो व्यक्ति भी इसमें महत्व रखता है कि वो व्यक्ति वास्तव में कितना जनसेवा है और दुख सुख में सबके यहाँ जाता है, आता है, सब कुछ है। कई प्रकार के फैक्टर्स होते हैं और वहाँ काम करते करते आदमी सबके साथ मिल जाता है। तो ये केवल कहना, हाँ निश्चित रूप से समाज का तो हूँ, कोई ना कोई किसी न किसी समाज का तो होगा। यानी आज आप किस समाज के होंगे, ये किस समाज के होंगे, मैं किस समाज, कोई किसी घर में जन्म लिया है तो उसका तो मैं हूँ। लेकिन उसके आधार पर राजनीति दल तय नहीं करते, उस नाते मेरा भी तय नहीं होता। और मैं एक पढ़े लिखे इंजीनियर और अनुभव के आधार पर और आम जन के अंदर काम करने के कारण आया। मैं पहले राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं बचपन में, ठीक है, आरएसएस का स्वयंसेवक बचपन से हूँ। उसके बाद एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है, मैंने छात्रों के बीच में 30 वर्ष तक विभिन्न दायित्वों में काम भी किया। और उसके बाद 2000 से 2003 फिर मेरे को और काम मिला। 3 में राजनीति में, तो उदयपुर में कॉलेज में प्रिंसिपल था, वहाँ से क्षेत्र में आया। तो उसके आधार पर जब शिक्षा मंत्री बना तो आज शिक्षा में मैं बिल्कुल, मेरे को सुखद अनुभूति है कि 26वें नंबर से दूसरे नंबर पर मैं अपने राजस्थान को शिक्षा क्षेत्र में ले आया। स्मार्ट क्लासरूम से लेकर के काउंसलिंग सिस्टम, भ्रष्टाचार को समाप्त करने से लेकर के स्टाफ पैटर्न को लेकर के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन से मैंने कई चेंजेस। तो ये केवल एक वर्ग, एक जाति के होने के कारण नहीं किए, ये बाकी भी उसके साथ क्वालिटीज जुड़ती हैं, उसके आधार पर हुआ। लोगों का मन जीता। जब मैं आया तो शायद मेरे परिचित, मेरे परिवार या मेरे विचारधारा के विद्यार्थी परिषद के 10-12 लोग ही होंगे, लेकिन वो कारवां चलता गया और आज लोग बढ़ते गए और आज हम साथ में काम कर रहे हैं। सब एक और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। आपके कार्यकाल में जब आप मंत्री थे, अजमेर में अवैध बांग्लादेशियों के बसाने के मामले में आपने एक आवाज़ उठाई थी, लेकिन आपकी जो कार्रवाई शुरू हुई थी उसके 1 या 2 दिन के बाद ही ये कैंपेन को बंद कर दिया गया था। तो क्या कारण है और क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जिससे अवैध रूप से बसे हुए बांग्लादेशी जिन्होंने राशन कार्ड और अपने जो है सरकारी वो बना रखे, तो उसके लिए कुछ करने का आपका आगे कोई कार्यक्रम? ये मुद्दा निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं कहता हूँ शासन कोई भी रहे, चाहे कांग्रेस का रहे चाहे बीजेपी का रहे, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पे हमको एक विचार करके चलना पड़ेगा। और आज अजमेर का हित है। मैं कहता हूँ अजमेर आज उस तलवार की धार पर है। जिस प्रकार से अवैध लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी आकर के पहाड़ियों पे बसे हैं, मैंने अभी भी तो इसलिए कुछ कांग्रेसियों ने उसको लेकर के मेरे खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। लेकिन इसमें एक नीति होनी चाहिए, उनके इन्स आउट सर्वे होना चाहिए, एक एक का सर्वे करके। यदि यहाँ भारत का है, सोने में सुहागा, हर एक को यहाँ रहने का अधिकार है, लेकिन यदि भारत में नहीं है और छिप करके, आपने देखा कोई इस तरह के कभी कभी पकड़े जाते हैं। आज घटनाएं अजमेर में
होती हैं तो वह निश्चित से राष्ट्र के लिए है नहीं है। हम केवल एक विधायक होने के नाते नहीं, एक बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, लेकिन एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते भी हमारा ये मुद्दा बनना चाहिए। तो निश्चित से मुद्दे को लगातार हम उठाएंगे। मैंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन शासन के क्या मजबूरियां होंगी मैं नहीं कह सकता। लेकिन उस समय कलेक्टर के साथ, मुख्यमंत्री के साथ बातचीत भी हुई, कुछ उसमें शुरुआत भी हुई कि कम से कम पहाड़ों पे जो बसें हैं ज़रा उनका तो सर्वे करो। सर्वे करके यहाँ तो स्थानीय उनको, अब भी कोई बरसात आती है, मकान ढहते हैं तो धीरे धीरे उनका भी हानि है, और जिसके कारण से शहर के साथ निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। और इसका परिणाम है कि आज अजमेर मादक पदार्थों की आज केंद्र बना हुआ है, जिसके कारण से अवैध जो लोग आते हैं वहाँ से अवैध मादक के पदार्थ लाते हैं, बेचते हैं, करते हैं, जिसमें पुलिस भी केवल एक फॉर्मेलिटी कर रही है। जब तक ये केवल एक पुलिस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी राष्ट्र हित सर्वोपरि जब तक अपने सामने नहीं रखेंगे, और वो तब होता है जब उनका ऊपर का जो लीडर है वह उस विचारधारा को हो, उस पर ढलते हैं। आपने देखा मुख्यमंत्री, प्रशासन तो वही रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री के आते ही सारी चीज़ें क्यों बदलती हैं? तो लीडर हमेशा होता है। शिक्षा विभाग में कहूँ ना, शिक्षा विभाग में पहले कितना भ्रष्टाचार होता था, यानी मुझे ध्यान है कि कहीं कोई किसका नाम कहाँ परिवर्तन हुआ है, पोथियों में बंधा हुआ था। ये शाला दर्शन, शाला दर्पण से लेकर के मैंने उसमें बहुत कुछ परिवर्तन किया। यानी कोई ट्रांसफर होता था तो डीओ पहले उसको बता करके सारा करता था। तो काउंसलिंग सिस्टम की आओ, सारे बोर्ड से अपना नाम चिन्हित करो, दूसरे गेट से पोस्टिंग लेटर लेकर के जाओ। और इन्होंने जनधन में, राजीव गांधी तो कहा करते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं, तो आकर के जनधन खाते से सीधा उसके खाते में जाए। हम प्रयत्न जारी हैं। तो उसी तरह इन मामलों में भी राष्ट्रवादी मुद्दों पर प्रयत्न लगातार, समाज भी जागृत रहे, समाज का भी कोऑपरेशन चाहिए। हम सब लोग मिलकर के इस समस्या के समाधान में सहभागी बने। देवनाथ जी, आपको ये क्या लगता है कि राजस्थान में परिवर्तन हो रहा है और आपकी सरकार आएगी? ऐसे कौन से मुद्दों को आप पुरजोर और जनता से जोड़ के देखते हैं जिससे आपको लगता है कि भाजपा की सरकार आने वाली है? जैसे मैंने पहले कहा कि 4-5 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। एक मुद्दा कानून व्यवस्था का है, जिसमें पूरी तरह अराजकता का वातावरण है, पुलिस सिस्टम कोई सुनता नहीं। कहा था कि एफआईआर दर्ज करने के लिए अब 10,90,000 इस 4.5 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और उस एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं। तो सबसे पहला मुद्दा महिलाओं की अस्मिता, कहाँ बलात्कार, कहाँ अरबा, रोज़ कितने हो रहे हैं, ये सबके सामने बहनों की शर्म आती है रोज़ अखबार पढ़ते ही का इस तरह का व्यवहार हो। तो भी उनके किस तरह से जो इसका अपन ने दिल्ली का कांड का तो अभय वाला, तो निर्भया वाला तो मुद्दा आया था, लेकिन अब अपन राजस्थान में होने लग गए। मणिपुर की घटना तो इनको याद आती है, लेकिन राजस्थान में होती तो करती नहीं। तो बड़ा तो मुद्दा एक कानून व्यवस्था का चलेगा। दूसरा युवाओं के रोजगार का होगा। पेपर लीक, मतलब मुझे आश्चर्य होता है 18 पेपर यदि एक ही सरकार के 4 साल में लीक हो जाए, यानी लीक ऊपर, मैंने भी रीड करवाई 2 बार, माई का लाल कभी तो कोई पेपर लीक हो। इसका मतलब, इसका जवाब ऐसे जारोली ने साफ दिया था कि साहब कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना पेपर लीक नहीं, उस राजनीतिक संरक्षण को आज तक नहीं खोज पाए। तीसरा आरपीएस में सामने आ गया कि बाबूलाल गढ़ा का सामने आ गया, और खुद उसके पोस्टर लगे थे, अशोक गहलोत प्रधान मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे नियुक्ति दी गढ़ा। उसके बाद गोपाल कासावत का सामने आया, और खुद वो कह रहा है कि मुझे 25-25 लाख रुपए ऊपर देने पड़ते हैं, यानी उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो पेपर लीक, जिसने युवाओं के 70 लाख से अधिक युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, ये हमारा दूसरा मुद्दा होगा। तीसरा मुद्दा बिजली का होगा। बिजली में किसानों के साथ भी धोखा किया, आम जन के साथ भी धोखा किया, और जिसके कारण से बिजली के दुगने तुगने, और ये केवल सरकार की नाकामी है। क्यों, जब हम सरकार में थे, बिजली के जो कंपनियां हैं उस पर 80,000 करोड़ का लोन था। हमने 60,000 करोड़ सरकार को दे करके केवल 20,000 करोड़ पे हम छोड़ के आए थे। आज वापस 90,000 करोड़ हो गया। तो और इतनी महंगी बिजली खरीद रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर से, जैसे पानी और बिजली में भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू हो रहा है। बिजली आप कहीं ना कहीं ट्रिपिंग करा लो, जो आपके निर्माण के जनरेशन के जो केंद्र हैं, आप तो कभी ये इकाई ठप, कभी ये वो इकाई ठप होगी तो बिजली कम उत्पादित होगी। कम उत्पादित हुई तो कह देंगे खरीदो तो आप महंगे खरीदो, कोयला समय पर नहीं मांगोगे फिर महंगा कोयला आएगा। तो इस प्रकार से फिर अडानी हो कि कोई भी हो, एक और तो गालियाँ दोगे, एक और सारा उसके साथ सौदा करोगे। अभी लगभग
मैं तो 2600-2700 करोड़ रुपए आज अडानी के पेमेंट के लिए जनता पे उन्होंने सरचार्ज के नाम से डाल रखे। 6000 करोड़ का और आने वाला है। अभी इन्होंने बिजली का विधेयक जो विधानसभा पारित किया उसमें परमिशन ले ली कि हम तो 1.5 रुपया प्रति यूनिट बढ़ाने की उसके अंदर स्वीकृति ले ली। तो बिजली का मुद्दा तीसरा होगा। चौथा मुद्दा करप्शन का होगा। यहाँ कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है, चाहे वो तहसीलदार से लेकर के चाहे ऊपर तक। यानी उस पर 100 जो एमएलए इनके हैं वो इनको अब इससे ज़्यादा क्या करूँगा, लाल डायरी सामने, और लाल डायरी मेरी नहीं है, लाल डायरी इन्हीं की सरकार में मंत्री ने विधानसभा के अंदर आए और हम कहते हैं मान लो है कि नहीं है, लेकिन उस पर 2 प्रश्न हमें कभी उत्तर देते, हमें विधानसभा में था। भाई बात तो खुद ही कह रहे हैं कि जिस दिन ईडी का छापा पड़ा उस दिन वहाँ पर 3 डायरियाँ वो लेके गए। गुड़ा जी उस समय वहाँ पहुँचे और वो कहते हैं लाल डायरी लाए। मुख्यमंत्री जी उसके कुछ दिनों बाद कहते हैं आज यदि गुड़ा नहीं होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। इसका मतलब उस लाल डायरी में कुछ है, और लाल डायरी में कुछ है। उसके बाद वो जब विधानसभा के अंदर लाया तो भैया उसको टेबल पर रखने देते ना, अपना दूध का दूध पानी का पानी होता, उसको रखने दिया, छीन के ले गए। तो इस प्रकार का लगता है कि करप्शन, और उसमें एक एक हिसाब उसने लिखा है। और सरकार बचाने के लिए पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए किस चीज़ को दिए। ये ज़रूर कहते रहे कि अपने उप मुख्यमंत्री को ही नाकामा नकारा पता नहीं क्या क्या कहते रहे। तो इस प्रकार के शासन नीति भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनने वाला। भ्रष्टाचार, बिजली, अराजकता और डेवलपमेंट की तो कहीं कुछ हुआ नहीं है। और जिन घोषणाओं की कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि मैं भी पिछले 20 साल से राजनीति में हूँ, घोषणाएं हमारी मुख्यमंत्री भी करती थी, ये भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्या घोषणाएं जो धरातल पर नहीं उतरे। हमने इन्होंने को पूछा, अब विभिन्न समाजों से जब चर्चा की, इनके आयोगों की घोषणा की, खुशी चलो कुछ कर। मैंने विधानसभा में प्रश्न पूछा कि आपने पिछले 3 साल में कितने आयोगों की घोषणा की? जवाब है 19। उस पूरक प्रश्न था इनके लिए आपने कितना बजट दिया, उनके कहाँ ऑफिसेज हैं? जवाब मिला कि एक भी पैसा बजट में उसको अलॉट नहीं हुआ। तो समाज का उसका विकास क्या होगा? इस प्रकार शिक्षा हमारा उसमें अगला विषय होगा। शिक्षा का बंटाढार जितना इसमें, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल बड़े वाह लू रहे हैं, लेकिन आज अंग्रेजी मीडियम में चले जाओ, केवल बोर्ड स्कूल का ऊपर बदल दिया है। अरे खोलने होते तो माकड़वाली में हमारा विवेकानंद मॉडल स्कूल की तरह खोलते तो लगता है कि कोई आपने अंग्रेजी मीडियम, उसके न हिंदी मीडियम स्कूल। अब हिंदी दिवस पे लोगों ने कहा भी अजमेर के शहर के अंदर 170 आपने हिंदी मीडियम स्कूल बंद कर दिए हिंदी दिवस। तो न तो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, न इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इतना कचरा बन रहा है, न स्मार्ट क्लास, न कोई बजट, न कहीं कुछ। तो इस प्रकार का यह भी हमारा एक मुद्दा होगा। इसका मेन ये 5-6 मुद्दे, और भी कुछ मुद्दे जुड़ जाए। किसानों का मुद्दा होगा जिसमें आपने कहा था कर्जा माफ़ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 10, वो कहाँ गए 10 हमको पता ही नहीं, और आज है नहीं। तो इस प्रकार का महिलाओं के उत्पीड़न का भी बड़ा मुद्दा हम लेंगे। और आज जो कुछ एनजीटी कह रही है उनके साथ बैठ करके क्या किया जा सकता है उस समाधान की ओर अग्रसर होंगे निष्पक्ष भाव से। अजमेर का हित, राजस्थान का हित और देश का हित, ये सर्वोपरि हमारे लिए होगा। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार 4 बार आप अजमेर उत्तर में आपने भरपूर जीत दर्ज की है, और जैसा कि क्षितिज जी ने कहा कि आप सिंधी जो वोट बैंक है वो उनका भरपूर आपको समर्थन मिला है। ऐसे में सर, और आप बड़े नेता भी माने जाते हैं सिंधी समाज के हिसाब से, तो सर आपने सिंधी समाज के लिए, सिंधी सभ्यता के लिए ऐसे क्या कार्य किए, ऐसे बड़े क्या कार्य किए? वैसे तो एक इसमें संजोन करना चाहूँगा, मैं सभी समाजों का जनप्रतिनिधि हूँ, उस समाज का ज़रूर हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये बार बार उसके साथ कौन करके उसके साथ जो है ना आप अटैच करने के जो प्रयत्न कर रही हैं वह उचित नहीं। हाँ, उनका भी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस समाज के लिए भी मैंने सिंधु शोध पीठ की मैंने स्थापना की, जो शायद राजस्थान में पहली थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लाया, 1 करोड़ विश्वविद्यालय से लिया, 2 करोड़ का सिंधु शोध पीठ दयानंद विश्वविद्यालय में स्थापित हुई। दूसरा, अल्पसंख्यक भाषा है, अल्पसंख्यक भाषा के विद्यार्थियों के एडमिशन ठीक हो, इसके कारण से उनकी परसेंटेज घटा करके जीसीए में जो समाज से प्रायोरिटी वह उसका हुआ। फिर दूसरा, आज सिंधु सभ्यता के लिए आज महाराजा डहार सेन और हेमू कालानी 2 हमारे बड़े हैं, झूलेलाल देवता तो आराध्य देव वहीं, उन दोनों के पाठ मैंने अपने रहते हुए कक्षा 9वीं और 11वीं में जुड़ाए कि वो सिंधी भाषी नहीं, राजस्थान के सभी 20 लाख विद्यार्थी उसको पढ़ें,
इसकी व्यवस्था की, लेकिन केवल 2 के पार्ट नहीं जोड़ाए, साथ में 200 वीर और वीरांगनाओं के पार्ट मैंने उसमें जोड़े, जिसमें बड़ा पार्ट, जिसमें कहूँगा तो शायद बात अधूरी रह जाएगी, कि वो आज तक हम पढ़ते आए थे अकबर महान। मैंने सबसे पहले उस अकबर महान को हटा करके प्रताप महान का पाठ जोड़ा। हल्दी घाटी में प्रताप विजयी रहे, भगवान महावीर के पाठ जोड़े, साथ में अन्य संतों के और वीरों के दुर्गादास राठौड़ का जोड़ा, इवन जिस अपने दलपत मेजर दलपत का पाठ जो हमने 1918 के अंदर शहीद हुए रावणा राजपूतों का, उसका पाठ जोड़ा। सरकार ने आकर के उसको हटा दिया, यानी इस महाराज सूरजमल का पाठ जोड़ा। तो सिंधी में भी हमने 2 वीरों के पाठ जोड़े। फिर कुछ हमारे साधु संत भी हैं, संत कंवर राम हैं और अपने संत टेहूराम हैं, और उदासीन पंथ के गुरु चंद्र भगवान हैं, उनका भी पाठ 6ठी 7वीं 8वीं में जोड़ा। यानी हमने सिंधी समाज भी बाकी समाजों तरह, सिंधी भाषा है, उस समाज के लोग अपना त्याग और बलिदान दे करके सिंध छोड़ करके आए, वो सिंध छोड़ करके यहाँ पे आकर के बसे। तो सिंधु संस्कृति जो महान संस्कृति रही है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के साथ, तो उसके लोग अपने पाँव पे खड़े हुए, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैं उस समाज का व्यक्ति हूँ जिसने कभी भी भीख नहीं मांगी, हमेशा मेहनत करके अपना हाथ ऊंचा रखा, उस समाज का ही व्यक्ति हूँ। हमने समाज ने, चाहे वो सिख समाज है, चाहे सिंधी समाज है, चाहे मारवाड़ी समाज है, परिश्रमी है, उसने अपनी मेहनत के साथ अपना स्थान बिठाया। आज भी इनकम टैक्स में 24% सिंधी समाज का कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह उस समाज के मैंने पाठ भी जोड़े, और साथ में समाज का जहाँ जहाँ भी कोई काम हुआ, जहाँ जहाँ भी राष्ट्र हित में उनका उपयोगी हुआ। अभी मोदी जी ने विभीषिका दिवस शुरू किया, ताकि विभाजन का हमको ध्यान रहे कि उस विभाजन से क्या क्या दर्द सहे, उस विभीषिका दिवस का काम बना रहा हूँ। फिर एक बात ज़रूर है, हमारे भारत सरकार के शिक्षा विभाग, जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय, उसके एक विभाग है, वह है NCPSS, नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। उसमें देश भर में 10 सदस्य बनते हैं, मैं 2 बार से उसका सदस्य भी हूँ, जिसके कारण से हम सारे समाजों को पर्टिकुलर सिंधी भाषा के प्रमोशन के विभिन्न कार्यक्रम देते हैं। अजमेर की भी सिंधी संगीत समिति है, वेलफेयर सोसाइटी है, कल्चर साइंस, उन सबको अपने कार्यक्रमों के लिए हम पैसा देते हैं। और आज अजमेर में हमने लगभग 24 सिंधी फिल्में निःशुल्क लोगों को दिखाने की व्यवस्था की। लेकिन इसके साथ, जैसा आपने कहा सिंधी, लेकिन उसके साथ मैंने उड़ी फिल्म भी दिखाई, कश्मीर फाइल भी दिखाई। यानी मैंने सिंधी को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हुए सिंधी समाज के लिए भी किया, और बाकी समाज में भी ये सारी मैंने काम किए हैं। सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। लोगों का, जनता का ये आरोप लगता रहा है आप पे हर बार, कि इस बार जो आपका कार्यकाल रहा, इसमें अजमेर में टाटा पावर निजी हाथों में गया। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बिजली की टाटा पावर के पास है। टाटा पावर बिजली के, एक तो बात जो गलतफहमी फैलाए, बिजली के बिल वो तय करता है, बिजली के बिल राज्य सरकार तय करती है। टाटा पावर केवल मेंटेनेंस के लिए है। ये सबसे बड़ा जो जनता को क्लैरिफिकेशन नहीं है, सब टाटा पावर ने बिल बढ़ा दिए, कांग्रेस भी कहते हैं, बिल तो भाई राज्य सरकार ने बढ़ाए, टाटा मेंटेनेंस पे करता है। कई बार प्रयोग होता है कि जो प्राइवेट एजेंसी होते हैं, कई बार उसकी सर्विसेज अच्छी भी होती हैं, लेकिन अभी टाटा पावर से वो जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। जनता अभी भी उसी स्थिति में है जो एवीएनएल में था, यानी एवीएनएल के समय में जो स्थिति लगभग वही स्थिति है। इसलिए समझौता जिन्होंने किया, वो क्या समझौता था, उसमें ज़रूर कुछ संशोधन या उनका मॉनिटरिंग, मैं सब मूल होता था मॉनिटरिंग का अभाव है। तो बाकी निश्चित रूप से न तो हमने कोई टाटा पावर से हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने किया, उस पर नकारता नहीं, उसमें हाँ, लेकिन वो इससे उपयोगिता का किया कि यहाँ का जो सरकारी महकमे, कई बार होता है कि प्राइवेट लोग एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और सरकारी मशीनरी में कई बार एफिशिएंसी से काम नहीं होता, तो उस हिसाब से इसको दिया, लेकिन परिणाम जिस प्रकार से अपेक्षित थे वो नहीं हुए। साहब, पिछले कार्यकाल में जब आप मंत्री थे, जब अजमेर के लिए सेरेमिक हब की घोषणा हुई थी और इसके लिए आपने प्रयास भी किया था, लेकिन उस घोषणा होने के बावजूद भी अजमेर में कोई उद्योग का विकास नहीं हो पाया। उसका उस समय जो हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, यहाँ के लोग आगे नहीं आए। उसके लिए हमने प्रयत्न किए कि यहाँ के कुछ लोग उसमें उद्यमी कुछ सामने आए। मैं समझता हूँ आज भी उद्यमी सामने आए तो हमारी सरकार आते ही हम उनको प्रमुखता से आगे बढ़ाएंगे। क्यों, कहीं भी किसी राज्य में ये केवल इन्वेस्टमेंट और ये फॉर्म अगर लगाते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, 2 चीज़ों के कारण इंडस्ट्रीज आती है। नंबर 1 बिजली,
दिल्ली में हमारे तो बड़े मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि सरप्लस है, हम देंगे, और राजस्थान में रोज़ यहाँ पे है नहीं, तो कौन इंडस्ट्री यहाँ पे लगाने के लिए आएगा। दूसरा, जो कुछ देश में मोदी जी कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्टर्स के लिए अनुकूल वातावरण हो, और उसके लिए आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह कम। मैंने जापान और जर्मनी की स्टडी की कि आखिर वहाँ इतना सारा उद्योग क्यों पनप रहे हैं, तो लगाया कि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये दो जब तक नहीं होंगे, राजस्थान में पानी की कमी वैसे भी है, बिजली की कमी है, और ऐसे उद्योग जो वास्तव में जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कुछ उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए, कुछ उसके लिए यह सत्ता में कुछ लोग प्रयत्न होते हैं, लेकिन उस प्रयत्न आधार ज़मीन पर आधारित नहीं होते। लेकिन आज अजमेर में पहले की तुलना में तो कुछ HMT आई, लेकिन HMT आगे या नहीं गए। लोगों अगर आए तो उसमें तो वापस अब हमारी केंद्र सरकार ने कुछ में परिवर्तन किया है, कुछ डिब्बे और कुछ बाकी चीज़ों का काम होने शुरू हुए। लेकिन मूलतः अजमेर एक नौकरी पेशे वालों का शहर रहा है, उसमें अब ज़रूर नए नए लोग आने लगे हैं, कुछ NRIs भी आने लगे हैं, उन्होंने भी कुछ पैसा लगाया। अब ये आपने सदगुरु वाले कुछ हैं, कुछ उन्होंने किया, कुछ और किया, लेकिन जब कोई करता है तो प्रोसेस में बाहर राजस्थान में प्रोसेस इतना है। वो यहाँ से मैं गुजरात का गया था जब मंत्री था, तो गुजरात के मंत्रियों के साथ कुछ चर्चा भी की, यार आपके यहाँ इस प्रकार क्यों आते। उन्होंने कहा 5 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा कोई भी उद्यम लेके आता है, उस पर मुख्यमंत्री जी बैठते हैं और सारे लोगों को, मंत्रियों को बैठा देते हैं, उद्यमी को बुलाते हैं, वहीं हाथों हाथ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे करके उसके एग्जीक्यूशन करते हैं। राजस्थान में ये व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके कारण से कई उद्यमी आ भी कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ पे जब तक अटल जी का जो नदियों को जोड़ने का स्वप्न था वह साकार नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ बाढ़ें भी आती रहेंगी, अकाल भी पड़ता रहेगा, और दोनों में केवल इंजीनियर्स पैसों का करते रहेंगे, जनता की सेवा के नाम पे पैसों को भी लूटते रहेंगे। नदियों को जोड़ना आवश्यक है। हम राजस्थान की सारी नदियों को, कभी काली सिंध सरकार को कैटेगरी में खड़ा करते हुए और हमारे बीजेपी की सरकार लाएंगे। अभी बात चल रही थी स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी में परियोजना के तहत अजमेर के विकास की जो परिकल्पना की गई थी, क्या आपको लगता है कि परिकल्पना साकार हो गई है? और स्मार्ट सिटी में अब तक जितना पैसा आया है उससे अजमेर शहर की पूरी दशा, शक्ल सूरत बदल जानी चाहिए थी। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स उसमें शामिल कर लिए गए जो स्मार्ट सिटी में नहीं थे, जिसका जिक्र अभी आपने 7 वंडर्स के किए। और जो आपका एलिवेटेड रोड, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, जैसा आप मानते भी हैं, कहते भी हैं, उसकी शक्ल बदल दी गई। एलिवेटेड रोड बनने के बाद भी यातायात व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ। तो क्या आपकी सरकार आती है तो आप स्मार्ट सिटी में के तहत, प्रोजेक्ट के तहत अजमेर की शक्लो सूरत बदलने के लिए क्या करेंगे? और जो अब तक स्मार्ट सिटी के तहत आपने बताया कि जो काम नहीं होने थे वो हो गए और भ्रष्टाचार हुआ, उसके बारे में आपकी सरकार क्या करेगी? निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी की कल्पना अच्छी थी, और लगभग 950 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए इसलिए जब दिए तो मन में था कि अजमेर की निश्चित रूप से कुछ काया पलट होगी। और उसमें मुझे प्रारंभ देने एलिवेटेड रोड जैसा बना, उस बनने में आरती डोगरा यहाँ पे कलेक्टर थी, उसके साथ मैं भी बैठा और उस नक्शे को हमने भी देखा। लेकिन इस प्रकार का जो उसके अंदर जो बाद में कुछ परिवर्तन हुए हैं, निश्चित रूप से वह अजमेर हितकारी नहीं है। और इसको आंशिक रूप से ज़रूर कहा जाए, कुछ परतें तक ज़रूर उसका लाभ हुआ है, लेकिन अधिकतर नुकसान भी हुआ है जिसका कोई लाभ नहीं हुआ। अब आप कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो कम से कम एक काम तो दावे के साथ कहता हूँ, भ्रष्ट अधिकारियों की जांच एक आउट ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष, जिसके मैंने पुरी जी को पत्र भी लिखा कि वो राजस्थान के इंजीनियर्स की इंक्वायरी बैठाते हैं, वो आपस में मिल करके वो सारी जो है ना लिपापोती कर देते हैं। तो राजस्थान के बाहर की एजेंसी से हम इसकी जांच भी करवाएंगे और दोषी लोगों से हो सका तो पैसों की वसूली भी हम करेंगे। बाकी इसमें से वर्तमान चीज़ों को कितना तोड़ करके बनाना होगा ये शायद अभी कहना कठिन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे अभी अन्ना सागर है, उसका कैचमेंट एरिया कैसे बढ़े, या जिगजैग जिसे जहाँ कर दिया व्यक्तिगत लाभ देने के लिए, उसे कुछ रूप से सुधार की बहुत कुछ गुंजाइश है। आज कहीं कहीं जाके जैसे 7 वंडर का मिट्टी भर करके किया है, या अभी जैसे पानी कुछ कम किया, तो मैंने कलेक्टर का ये राइट मौका है
कि आप इसकी खुदाई करो ताकि कुछ तो नीचे पानी का उसमें कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ काम उपाय तो निश्चित रूप से हम करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा कैसे होगा, क्या होगा, ये तो तकनीकी व्यक्तियों के साथ बैठ करके क्या क्या सुधार किया जा सकता है, सुधार जरूर करेंगे और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनसे पैसा वसूलने के भी प्रयत्न करेंगे। और आज जो कुछ एनजीटी कह रही है उनके साथ बैठ करके क्या किया जा सकता है उसके समाधान की ओर अग्रसर होंगे निष्पक्ष भाव से। अजमेर का हित, राजस्थान का हित और देश का हित ये सर्वोपरि हमारे लिए होगा। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार 4 बार आप अजमेर उत्तर में आपने भरपूर जीत दर्ज की है, और जैसा कि क्षितिज जी ने कहा कि आप सिंधी जो वोट बैंक है वो उनका भरपूर आपको समर्थन मिला है। ऐसे में सर, और आप बड़े नेता भी माने जाते हैं सिंधी समाज के हिसाब से, तो सर आपने सिंधी समाज के लिए, सिंधी सभ्यता के लिए ऐसे क्या कार्य किए, ऐसे बड़े क्या कार्य किए? वैसे तो एक इसमें संशोधन करना चाहूँगा, मैं सभी समाजों का जनप्रतिनिधि हूँ, उस समाज का ज़रूर हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये बार बार उसके साथ कौन करके उसके साथ जो है ना आप अटैच करने के जो प्रयत्न कर रही हैं वह उचित नहीं। हाँ, उनका भी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस समाज के लिए भी मैंने सिंधु शोध पीठ की मैंने स्थापना की, जो शायद राजस्थान में पहली थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लाया, 1 करोड़ विश्वविद्यालय से लिया, 2 करोड़ सा सिंधु शोध पीठ दयानंद विश्वविद्यालय में स्थापित हुई। दूसरा, अल्पसंख्यक भाषा है, अल्पसंख्यक भाषा के विद्यार्थियों के एडमिशन ठीक हो, इसके कारण से उनकी परसेंटेज घटा करके जीसीए में जो समाज से प्रायोरिटी वह उसका हुआ। फिर दूसरा, आज सिंधु सभ्यता के लिए आज महाराजा डहारसेन और हेमू कालानी, 2 हमारे बड़े हैं, झूलेलाल देवता तो आराध्य देव हैं, उन दोनों के पाठ मैंने अपने रहते हुए कक्षा 9वीं और 11वीं में जुड़ाए कि वो सिंधी भाषी नहीं, राजस्थान के सभी 20 लाख विद्यार्थी उसको पढ़ें, इसकी व्यवस्था की। लेकिन केवल 2 के पाठ नहीं जुड़ाए, साथ में 200 वीर और वीरांगनाओं के पाठ मैंने उसमें जोड़े, जिसमें बड़ा पाठ, जिसमें कहूँगा तो शायद बात अधूरी रह जाएगी, कि वो आज तक हम पढ़ते आए थे अकबर महान। मैंने सबसे पहले उस अकबर महान को हटा करके प्रताप महान का पाठ जोड़ा, हल्दी घाटी में प्रताप विजयी रहे, भगवान महावीर के पाठ जोड़े, साथ में अन्य संतों के और वीरों के दुर्गादास राठौड़ का जोड़ा, इवन जिस अपने दलपत मेजर दलपत का पाठ जो हमने 1918 के अंदर शहीद हुए रावणा राजपूतों का, उसका पाठ जोड़ा। सरकार ने आकर के उसको हटा दिया, यानी इस महाराज सूरजमल का पाठ जोड़ा। तो सिंधी में भी हमने 2 वीरों के पाठ जोड़े। फिर कुछ हमारे साधु संत भी हैं, संत कंवर राम हैं और अपने संत टेहूराम हैं, और उदासीन पंथ के गुरु चंद्र भगवान हैं, उनका भी पाठ 6ठी 7वीं 8वीं में जोड़ा। यानी हमने सिंधी समाज भी बाकी समाजों तरह, सिंधी भाषा है, उस समाज के लोग अपना त्याग और बलिदान दे करके सिंध छोड़ करके आए, और सिंध छोड़ करके यहाँ पे आकर के बसे। तो सिंधु संस्कृति जो महान संस्कृति रही है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के साथ, तो उसके लोग अपने पाँव पे खड़े हुए आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैं उस समाज का व्यक्ति हूँ जिसने कभी भी भीख नहीं मांगी, हमेशा मेहनत करके अपना हाथ ऊंचा रखा, उस समाज का ही व्यक्ति हूँ। हमने समाज ने, चाहे वो सिख समाज है, चाहे सिंधी समाज है, मारवाड़ी समाज है, परिश्रमी है, उसने अपनी मेहनत के साथ अपना स्थान बिठाया। आज भी इनकम टैक्स में 24% सिंधी समाज का कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह उस समाज के मैंने पाठ भी जोड़े, और साथ में समाज का जहाँ जहाँ भी कोई काम हुआ, जहाँ जहाँ भी राष्ट्र हित में उनका उपयोगी हुआ। अभी मोदी जी ने विभीषिका दिवस शुरू किया ताकि विभाजन का हमको ध्यान रहे कि उस विभाजन से क्या क्या दर्द सहे, उस विभीषिका दिवस का काम बना रहा हूँ। फिर एक बात ज़रूर है, हमारे भारत सरकार के शिक्षा विभाग जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय, उसके एक विभाग है, वह है NCPSS, नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। उसमें देश भर में 10 सदस्य बनते हैं, मैं 2 बार से उसका सदस्य भी हूँ, जिसके कारण से हम सारे समाजों को पर्टिकुलर सिंधी भाषा के प्रमोशन के विभिन्न कार्यक्रम देते हैं। अजमेर की भी सिंधी संगीत समिति है, वेलफेयर सोसाइटी है, कल्चर साइंस, उन सबको अपने कार्यक्रमों के लिए हम पैसा देते हैं। और आज अजमेर में हमने लगभग 24 सिंधी फिल्में निःशुल्क लोगों को दिखाने की व्यवस्था की। लेकिन इसके साथ, जैसे आपने कहा सिंधी, लेकिन उसके साथ मैंने उड़ी फिल्म भी दिखाई, कश्मीर फाइल भी दिखाई। यानी मैंने सिंधी को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हुए सिंधी समाज के लिए भी किया, और बाकी समाज में भी ये सारी मैंने काम किए हैं।
सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लोगों का, जनता का ये आरोप लगता रहा है आप पे हर बार, लाइक कि इस बार जो आपका कार्यकाल रहा इसमें अजमेर में टाटा पावर निजी हाथों में गया, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बिजली की टाटा पावर के पास है। टाटा पावर बिजली के, एक तो बात जो गलतफहमी फैलाए, बिजली के बिल वो तय करता है, बिजली के बिल राज्य सरकार तय करती है। टाटा पावर केवल मेंटेनेंस के लिए है। ये सबसे बड़ा जो जनता को क्लैरिफिकेशन नहीं है, सब टाटा पावर ने बिल बढ़ा दिए, कांग्रेस भी कहते हैं बिल तो भाई राज्य सरकार ने बढ़ाए, टाटा मेंटेनेंस पे करता है। कई बार प्रयोग होता है कि जो प्राइवेट एजेंसी होते हैं कई बार उसकी सर्विसेज अच्छी भी होती हैं, लेकिन अभी टाटा पावर से वो जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। जनता अभी भी उसी स्थिति में है जो एवीएनएल में था, यानी एवीएनएल के समय में जो स्थिति लगभग वही स्थिति है। इसलिए समझौता जिन्होंने किया वो क्या समझौता था, उसमें ज़रूर कुछ संशोधन या उनका मॉनिटरिंग, मैं सब मूल मुद्दा था मॉनिटरिंग का अभाव है। तो बाकी निश्चित रूप से न तो हमने कोई टाटा पावर से हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने किया, उस पर नकारता नहीं, उसमें हाँ, लेकिन वो इससे उपयोगिता का किया कि यहाँ का जो सरकारी महकमे, कई बार होता है कि प्राइवेट लोग एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और सरकारी मशीनरी में कई बार एफिशिएंसी से काम नहीं होता, तो उस हिसाब से इसको दिया, लेकिन परिणाम जिस प्रकार से अपेक्षित थे वो नहीं हुए। साहब, पिछले कार्यकाल में जब आप मंत्री थे, जब अजमेर के लिए सेरेमिक हब की घोषणा हुई थी और इसके लिए आपने प्रयास भी किया था, लेकिन उस घोषणा होने के बावजूद भी अजमेर में कोई उद्योग का विकास नहीं हो पाया। उसका उस समय जो हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, यहाँ के लोग आगे नहीं आए, उसके लिए हमने प्रयत्न किए कि यहाँ के कुछ लोग उसमें उद्यमी कुछ सामने आए। मैं समझता हूँ आज भी उद्यमी सामने आए तो हमारी सरकार आते ही हम उनको प्रमुखता से आगे बढ़ाएंगे। क्यों, कहीं भी किसी राज्य में ये केवल इन्वेस्टमेंट और ये फॉर्म अगर लगाते हैं कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, दो चीज़ों के कारण इंडस्ट्रीज आती है। नंबर 1 बिजली में हमारे तो बड़े मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि सरप्लस है हम देंगे, और राजस्थान में रोज़ यहाँ पे है नहीं, तो कौन इंडस्ट्री यहाँ पे लगाने के लिए आएगा। दूसरा, जो कुछ देश में मोदी जी कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्टर्स के लिए अनुकूल वातावरण हो, और उसके लिए आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह कम। मैंने जापान और जर्मनी की स्टडी की कि आखिर वहाँ इतना सारा उद्योग क्यों पनप रहे हैं, तो लगा है कि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये दो जब तक नहीं होंगे, राजस्थान में पानी की कमी वैसे भी है, बिजली की कमी है, और ऐसे उद्योग जो वास्तव में जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कुछ उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए, कुछ उसके लिए यह सत्ता में कुछ लोग प्रयत्न होते हैं, लेकिन उस प्रयत्न आधार ज़मीन पर आधारित नहीं होते। लेकिन आज अजमेर में पहले की तुलना में तो कुछ HMT आई, लेकिन HMT आगे यानी लोगों को अगर आए तो उसमें तो वापस अब हमारी केंद्र सरकार ने कुछ में परिवर्तन किया है, कुछ डिब्बे और कुछ बाकी चीज़ों का काम होने शुरू हुए। लेकिन मूलतः अजमेर एक नौकरी पेशे वालों का शहर रहा है, उसमें अब ज़रूर नए नए लोग आने लगे हैं, कुछ NRIs भी आने लगे हैं, उन्होंने भी कुछ पैसा लगाया। अब ये आपने सदगुरु वाले कुछ हैं, कुछ उन्होंने किया, कुछ और किया, लेकिन जब कोई करता है तो प्रोसेस में, राजस्थान में प्रोसेस इतना है। वो यहाँ से मैं गुजरात का गया था जब मंत्री था, तो गुजरात के मंत्रियों के साथ कुछ चर्चा भी की, यार आपके यहाँ इस प्रकार क्यों आते हैं। उन्होंने कहा 5 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा कोई भी उद्यम लेके आता है, उस साथ मुख्यमंत्री जी बैठते हैं और सारे लोगों को, मंत्रियों को बैठा देते हैं, उद्यमी को बुलाते हैं, वहीं हाथों हाथ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे करके उसके एग्जीक्यूशन करते हैं। राजस्थान में ये व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके कारण से कई उद्यमी आ भी कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ पे जब तक अटल जी का जो नदियों को जोड़ने का स्वप्न था वह साकार नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ बाढ़ें भी आती रहेंगी, अकाल भी पड़ता रहेगा, और दोनों में केवल इंजीनियर्स पैसों का करते रहेंगे, जनता की सेवा के नाम पे पैसों को भी लूटते रहेंगे। नदियों को जोड़ना आवश्यक है। हम राजस्थान की सारी नदियों को, कभी काली सिंध में पानी ज़्यादा आ जाता है तो इनको जोड़ेंगे। मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने इसका प्रयत्न, चर्चा शुरू हुई थी, प्रयत्न शुरू हुआ, तब जाकर के आगे बढ़े, तो उसकी आज आवश्यकता है। राजस्थान संवाद कार्यक्रम में अब हम अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा वोटर के से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं, जो वोटर इस वक्त शहर में चर्चा कर रहे हैं उससे जुड़े हुए सवाल हैं। तो ये 4-5 कुछ सवाल हैं, बड़े रोचक भी सवाल हैं, और बड़ी चर्चा गोसिप जो है वो शहर में हो रही है, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में ये बड़ी जोर से चर्चा हो रही है
कि वासुदेव देवनानी को जो टिकट है मिलता है टिकट हर बार, तो वो संघ की पैरवी से मिलता है या बीजेपी वाकई देती है? हमेशा राजनीति में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड ही इस मामले में निर्णय करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिलता है। बाकी जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं उनसे उनको कोई राय लेनी होती होगी तो राय लेते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जुड़ा हुआ यह सवाल है कि वो कभी भी आपको पसंद नहीं करती थी एज अ एमएलए या फिर मंत्री। क्या उसके अंदर भी कहीं ऐसा होता था, कोई खींचतान चलती रहती थी क्या? ऐसी चर्चा वोटर करते हैं। हमेशा मंत्रिमंडल का गठन करना मुख्यमंत्री का पर्व्यू होता है। जब उन्होंने दोनों बार मुझे मंत्री बनाया तो निश्चित रूप से उनकी मेरे प्रति अच्छा भाव होगा, तभी तो मुझे उन्होंने मंत्री बनाया, नहीं तो नहीं बनाती। उनको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी थी कि देवनानी को मंत्री बनाओ। और पहली बार जीत कर गई, उन्होंने मुझे मंत्री बनाया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका स्नेह, उनका विश्वास मेरे पे रहा। फिर दूसरी बार भी बनाया और दूसरी बार तो स्वतंत्र प्रभाव दिया, जिसके कारण से मैं शिक्षा में ये आमूलचूल परिवर्तन करने लगा। स्मार्ट क्लासरूम बना पाया, काफ़ी चीज़ें राजस्थान में जो परिवर्तन करना, तो उनके विश्वास से कर पाया। मुख्यमंत्री का विश्वास नहीं होता तो कोई मंत्री थोड़ी रहता है। अजमेर का वोटर ये बात कर रहा है कि विधायक वासुदेव देवनानी अजमेर में रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाए, रोजगार का डेवलपमेंट नहीं कर पाए, ना ही कोई एमएनसी कंपनियां यहाँ पर आ पाई है, ना ही किसी प्रकार से कोई दूसरी कंपनियां या फिर किसी प्रकार का हब अजमेर को बना पाए। निश्चित रूप से जहाँ तक रोजगार की बात है, सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। इस 5 साल में तो मैं आपके सामने बता चुका कि इन्होंने तो बिल्कुल ही केवल लड़ेंगे, कुछ किया नहीं। हमारे समय शिक्षा क्षेत्र में ये जो आज दावा करें ना, मैंने आपको कहा कि इन्होंने 3.25 लाख की घोषणा की, 50 दें। मेरे अकेले शिक्षा विभाग में 1,48,000 मैंने नौकरियां दी, हमारे बाकी विभागों ने दी। तो सरकारी नौकरी में तो हमने दी। 20,000 जो पंचायत सहायक थे, जिनको इन्होंने बिल्कुल मुक्त कर दिया था, उनको हमने हमारे साथ भले कम पैसा दिया हो, हमने उसको भी साथ में कंटिन्यू रखा। तो रोजगार की व्यवस्थाएं तो की। अब इंडस्ट्री की व्यवस्था हुई, उसमें निश्चित रूप से कंपनी आने लगी है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से आज मोदी जी का जो मुद्रा बैंक से लेकर के जो अन्य कई प्रकार की योजनाएं हैं, मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भरता, जिसके कारण से हम नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। उस नीति पर नई शिक्षा नीति में भी उसका प्रोविज़न किया और नई शिक्षा नीति बनाने में मेरा भी कंट्रीब्यूशन। उसमें राम 2 ही शिक्षा मंत्री थे, महाराष्ट्र के एक विनोद तावड़े थे, एक मैं था। हमने कस्तूरी रंजन के साथ बैठ कर इस प्रकार की कुछ चीज़ों को जोड़ने का प्रयत्न भी किया। तो शिक्षा अच्छी होगी जिसमें 6ठी से व्यावसायिक शिक्षा आ रही है, जो 6ठी से 12वीं तक आदमी को ऐसा कि 12वीं के बाद अपना स्वयं का रोजगार दे। हमारे समय मेरे पास पहली बार में तकनीकी शिक्षा थी, तो तकनीकी शिक्षा में भी व्यक्तियों को कई नए कोर्सेज इंस्टीट्यूशन में शुरू किए, ITI शुरू की, पॉलिटेक्निक शुरू किए, यहाँ से विद्यार्थी सीख। और मैं सोचता हूँ अभी भी हज़ारों लाखों लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। उस रूप में नहीं कि कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आई हो। मैंने कहा कि उसके अजमेर की जो परिस्थितियाँ हैं उसके कारण नहीं, बाकी राजस्थान में हमने प्रयत्न किए हैं और कुछ आए। NGT का एक आदेश आया है कि 1 महीने और 2 महीने के अंदर पाथवे और साइन मंडर्स को तोड़ा जाए। वोटर्स ये चर्चा कर रहा है कि पहले तो विधायक वासुदेव देवनानी इसकी बड़ी चर्चा कर रहे थे, इसकी वाहवाही लूट रहे थे, लेकिन जैसे ही NGT का आदेश आया है उसके बाद से खिलाफत उन्होंने शुरू कर दी है। ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्या स्टैंड इस वक्त आपका है? वैसे इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि 2018-19 में जैसे इनकी सरकार आई, उसी समय से इन्होंने दोनों जनप्रतिनिधियों को, सांसद को इस काम से पूरा दूर रखा, जिसके कारण से और एक आध बार हमारी जब बहस भी हुई, हमने हमारा पक्ष भी रखा। चिट्ठियाँ लगातार यदि कलेक्टर से निकाली जाए या मंत्रियों की निकाली जाए तो हमारी लिखी हुई मिलेंगी। तो हमने इस पर प्रारंभ से ही कुछ आपत्तियाँ की हैं और आपत्तियाँ करते इन्होंने दरकिनार किया। इवन यहाँ तक शहर के अंदर कोई सार्वजनिक स्थल नहीं रहे जहाँ पे आप कोई सामाजिक सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हो सके, जिसका मैंने पटेल मैदान से लेकर के और विजय के पार्क इन सब का विरोध किया और परिणाम रहा कि केवल एक मैं मोइनिया इस्लामिया का ग्राउंड बचा पाया, नहीं तो उसी को वो ख़त्म कर रहे थे। तो ये तो हमने प्रयत्न किए। मेरे प्रयत्नों में आज कोई NGT के फैसले से, NGT के फैसले ने तो हमारी बातों पर मोहर लगाई है, यानी NGT पे अशोक मलिक का कुछ लोग लें, निश्चित रूप से उन्होंने अपना एक कानूनी प्रक्रिया की है, लेकिन हमने लगातार ये आवाज़ें उठाते रहे और आज भी उठाएं। जैसा मैंने पहले कहा, सरकार आने के बाद इसमें जो कुछ भी कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जो कुछ भी संभव होगा निश्चित रूप से करेंगे।
अजमेर के उत्तर विधानसभा की अगर हम बात करें तो आपके लिए इस वक्त इस चुनाव के अंदर चुनौती कौन है? आपके खुद की पार्टी के वो लोग जो इस वक्त विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी से ही, या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी आने वाले? वैसे तो मैं समझता हूँ सामने कोई चुनौती दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम राजनीति में काम करते हैं। कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय दल है, उसका उम्मीदवार ज़रूर होगा, इसलिए उसकी चुनौती में कभी भी सामने वाले को कमज़ोर नहीं मानता। अपनी पूरी ताकत के साथ आखिरी मोमेंट तक हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने मतदाताओं के साथ जनसंपर्क करते हुए, अपनी बात पहुंचाते हुए, अपनी उपलब्धियां बताते हुए और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को भी साथ में लेते हुए, मोदी जी को नीतियाँ लेते हुए हम मतदाता से अपना समर्थन मांगेंगे। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज तक उसका समर्थन मिलता आया है। नहीं तो कोई कई बार पहली बार आता है तो पहली बार तो भले ही शायद वातावरण जीत जाता होगा, लेकिन दूसरी बार को लोग कह रहे हैं दूसरी बार 800 वोट से जीते। मैंने कहा उसी उम्मीदवार से, तीसरी बार 20,000 से भी तो जीता हूँ, उसी उम्मीदवार से। तो इस प्रकार का नहीं है, इसलिए कांग्रेस यहाँ पर अपने जिला अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाई है। तो जिसका जिला अध्यक्ष नहीं, जिसका ढांचा नहीं, और हमारे तो पन्ना प्रमुख से लेकर के पेज प्रमुख तक की व्यवस्थाएं हैं, तो निश्चित हमारा संगठन मजबूत बना हुआ है। हम संगठन के आधार पर जीतेंगे। और अंदर में तो लोकतंत्र है, मांगने का अधिकार सबको है, और मांगने के बाद जब टिकट फाइनल हो जाता है, हमारे सब लोग जो मांग रहे हैं सब कमल के फूल के लिए काम करने वाले हैं। और ये कांग्रेस में जरूर नहीं है जो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज होने की स्थिति आ गई है। अभी तो दो धुरंधर तय नहीं हुए जो एक दूसरे के खिलाफ रोज मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कि लड़ चल रहे हैं, कि मुक्केबाजी चल रही है। तो ज़रा वो सामने नहीं है। हमारा अनुशासित संगठन है। उसका एक बड़ा कारण है जो मैं सबके सामने स्पष्ट कर दूं। जब घर में पिता होता है, मुखिया यदि मजबूत होता है, तो उसके भाई सब बच्चे सब व्यवस्थित चलते हैं। लेकिन पिताजी की डेथ के बाद या उसके कमज़ोर हो जाने के बाद फिर बच्चे अपने आप स्वतंत्र हो जाते हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी को कोई नेता मानता नहीं, अशोक गहलोत हाईकमांड को कुछ मानते नहीं, और हमारे यहाँ तो नरेंद्र मोदी हैं जिसके आधार पे उनके इशारे से संगठन में सब चलने वाले हैं। इसलिए कहीं कोई चुनौती नहीं है। जो भी विधिवत संगठनात्मक जो स्थितियां हैं उस हिसाब से जिसका टिकट हमें फाइनल होगा, चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी विजयी बनेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस कार्यक्रम का कि अगर ये आपसे कहा जाए कि उत्तर विधानसभा से किसी एक नाम को बीजेपी का आप कहें जिसको विधायक का प्रत्याशी बनाया जाए बीजेपी की ओर से, तो नाम किसका होगा? यह काम संगठन का है, यह काम मेरा नहीं है। संगठन सारे फैक्टर विचार करके रखता है, उस क्षेत्र से सर्वे भी कराता है, सर्वे कराने के बाद चर्चा जहां उसको करनी होती है वह भी करता है विभिन्न माध्यमों से, और उसके बाद प्रदेश नेतृत्व अपना पैनल भेजता है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड उस पर मोहर लगाता है। वो प्रोसेस है। इसलिए न तो एक व्यक्ति है, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, व्यक्ति उसका निमित्त है। हम संगठन के अनुशासित सिपाही हैं, उसके अनुसार काम करेंगे। मेरे 20 साल के काम को भी देखेंगे, मेरी जनता के साथ मेरा कितना जुड़ाव है इसको भी देखेंगे, मेरी ईमानदारी को भी देखेंगे, मेरे व्यवहार को भी देखेंगे, हर जगह दुख सुख में मैं पहुंचता हूं उसके आधार पे भी देखेंगे। फिर यहाँ पे शिक्षक लगभग हमेशा शिक्षा मंत्री दोबारा कभी नहीं जीता है। राजस्थान का इतिहास उठा के, चाहे कांग्रेस का बीजेपी हो, लेकिन शिक्षा मंत्री रहते हुए दोबारा जीता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे जो 2,5-3 हज़ार शिक्षक जिनके 10,000 वोटर हैं वह भी आखिर उनका भी समर्थन और सहयोग मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ बाकी सारे फैक्टर देख करके संगठन का निर्णय सर्वोपरि अपन अनुशासित सिपाही हैं, जो तय करेगा उसके हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। तो इस कार्यक्रम में ये थे हमारे साथ अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा पूरे शहर में हो रही है कि आखिरकार 7 बंडर और पाथवे को लेकर क्या होगा, उसका अपना स्टैंड बिल्कुल साफ इस कार्यक्रम में रखा है। आज के लिए केवल इतना ही।